हेलो टू एवरीवन, दिस इज़ सुजीत सिंह और हम स्टडी कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, आपके बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए और साथ में आपके नीट के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12th का। और बेसिकली इस चैप्टर्स में हम मेंडल के एक्सपेरिमेंट, थॉमस हॉर्न मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट, सेक्स डिटर्मिनेशन, म्यूटेशंस, जेनेटिक डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करो। साथ में साथ मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ से भी आपको इन्फॉर्मेशंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की इमेजेस आपको मिलेंगे जो आपके रिविजन्स में बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और आज का जो टॉपिक है वो है म्यूटेशन। ठीक है बच्चे, तो म्यूटेशन जो है, अगर आप म्यूटेशंस को देखो तो म्यूटेशंस एक्चुअल में हमने क्लास 12th के चैप्टर नंबर 6 में भी स्टडी किया है। और अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। वहाँ पर भी हमने म्यूटेशंस को बहुत डिटेल वे में पढ़ा है। ठीक है, तो चलो हम यहाँ पर बात करते हैं, थोड़ा सा बात कर लेते हैं म्यूटेशंस के रिगार्डिंग। ठीक है बच्चे, तो देखो म्यूटेशन जो है वो एक तरह का सडन इनहेरिटेबल चेंजेस है। ठीक है, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच सडन इनहेरिटेबल चेंजेस। ठीक है, ये क्या होता है कि डीएनए के सीक्वेंस में वेरिएशंस को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो अभी अब तक हमने क्या बोला कि म्यूटेशन इज द प्रोसेस इन विच सडन इनहेरिटेबल चेंजेस अकर इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, या फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी को अगर हम चेंज कर दें तो हम बोल सकते हैं कि म्यूटेशन एक तरह की क्या है, म्यूटेशन इज अ फेनोमेना विच रिजल्ट द अल्टरेशन ऑफ डीएनए सीक्वेंस या न्यूक्लिक एसिड्स के सीक्वेंस में क्या करता है, चेंज करता है। अब इसके चेंजेस होने की वजह से डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस होने की वजह से इसका कंसिक्वेंस क्या मिलता है आपको, तो कंसिक्वेंस क्या मिलता है आपको, कंसिक्वेंस या आप कह सकते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आपके सामने आता है। तो रिजल्ट आता है बच्चे दैट चेंज दिस वेरिएशन या दिस अल्टरेशन cause the changes the genotype and phenotypic expression of individual ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो देखो म्यूटेशन एक तरह का क्या है, फेनोमेना है जो क्या कर रहा है बच्चे, तो अल्टरेशन कॉज कर रहा है। अल्टरेशन का मतलब होता है चेंजेस। कहाँ पर चेंजेस कर रहा है, तो डीएनए के सीक्वेंस में। हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी किया था, आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बेसिकली ह्यूमन के सेल के अंदर जो जीन्स प्रेजेंट हैं उन जीन्स का सीक्वेंस क्या है। ठीक है, तो म्यूटेशन जो है उन्हीं डीएनए के सीक्वेंस को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। अब चेंजेस होने का रिजल्ट क्या होता है बच्चे, बेसिकली कंसिक्वेंस क्या होते हैं, तो ये कंसिक्वेंटली जो है ये क्या कॉज करता है, चेंज कॉज करता है। और चेंजेस में क्या कॉज करता है बच्चे, कि जो जीनोटिपिक क्लास था, मीन्स जो जीनोटाइप का कॉम्बिनेशन बन रहा था, या आप कह सकते हो कि जो फिनोटाइप का एक्सप्रेशन है वो क्या हो रहा है, चेंजेस हो रहा है। और चेंजेस कभी अच्छे होते हैं कभी बुरे होते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली म्यूटेशन समझ में आया कि म्यूटेशन एक तरह का प्रोसेस है, इसमें सडनली इनहेरिटेबल चेंजेस होते हैं, और चेंजेस कहाँ पे हो रहे हैं, डीएनए सीक्वेंस में, और इस चेंजेस होने की वजह से जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट चीज़ को हम थोड़ा सा रिलेट करते हैं कि म्यूटेशन कॉज क्यों करता है। तो म्यूटेशन cause due to म्यूटाजेनिक एजेंट। ठीक है, अब ये जो म्यूटाजेनिक एजेंट है, ये जो म्यूटाजेनिक एजेंट है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है बच्चे, तो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब अब इसको इस तरीके से आप समझ सकते हो कि जो म्यूटाजेनिक एजेंट है ये म्यूटेशन कॉज करता है, और इस म्यूटाजेनिक एजेंट्स के भी टाइप्स हैं। ठीक है, अब ये जो टाइप्स हैं बेसिकली बच्चे फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट हो सकते हैं, साथ में साथ आपके केमिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स हो सकते हैं, साथ में साथ बच्चे बायोलॉजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो देखो म्यूटेशन क्या है, एक तरह का सडन चेंजेस है, कहाँ पर, डीएनए के सीक्वेंस में। डीएनए के सीक्वेंस में क्या हो रहा है बच्चे, चेंज हो रहा है। अब इस सीक्वेंस के चेंजेस होने की वजह से क्या हो रहा है बेसिकली, तो वेरिएशंस, ये क्या कॉज कर रहा है, इट लीड्स अ वेरिएशन इन डीएनए सीक्वेंस। ठीक है, जो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है बच्चे, अब देखो होता क्या है कि डीएनए के सीक्वेंस में वेरिएशंस कॉज कर रहा है। अब म्यूटेशन जो हो रहा है बच्चे किसकी वजह से हो रहा है, अगर कोई आपसे पूछे तो म्यूटाजेनिक एजेंट्स। अब वो म्यूटाजेनिक एजेंट्स फिजिकल नेचर का भी हो सकता है, केमिकल नेचर का भी हो सकता है, और साथ में साथ बायोलॉजिकल नेचर का भी हो सकता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले बोलना कि जितनी भी अल्ट्रा वायलेट लाइट्स होती हैं ना बच्चे, वो क्या होती हैं, फिजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स होते हैं, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हो, यूवी रेज या यूवी लाइट। बात समझ में आ रही है। अब ये जो यूवी लाइट्स है ना बच्चे, ये बहुत खतरनाक होती हैं, इनकी फ्रिक्वेंसी जो होती है ना डिफरेंट होती है, और ये बेसिकली आपके सेल्स के अंदर म्यूटेशंस तक कॉज कर जाती हैं। ठीक है, सनलाइट से आने वाली जो यूवी लाइट सी है वो स्किन्स में जो है स्किन्स में डिसऑर्डर कॉज कर रही हैं, आई में इरिटेशंस कॉज कर रही हैं। उसी तरीके से यूवी लाइट जो हैं आपके सेल्स के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, उस डीएनए के सीक्वेंस को भी क्या कर रही हैं बच्चे, चेंज कर रही हैं। बात समझ में आया। अब देखो अगर केमिकल नेचर की अगर हम बात करें तो कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो म्यूटेशंस कॉज करते हैं। अब ये केमिकल्स कौन से हैं, लाइक ETBR। ETBR का फुल फॉर्म क्या है बच्चे, इथीडियम ब्रोमाइड, इथीडियम ब्रोमाइड। दूसरा ये ETBR जो है बच्चे म्यूटेशन कॉज करता है। अगर आपके स्किन्स पर डायरेक्टली ये गिर जाए, डायरेक्ट कांटेक्ट में आ जाए, तो आपके स्किन्स के अंदर पेंट्रेट करके जाएगा, और सेल्स के अंदर जाने के बाद बच्चे ये म्यूटेशंस कॉज करेगा। ठीक है बच्चे, अगर दूसरा केमिकल्स की अगर हम बात करें तो एक्रिडिन ऑरेंज, राइबो फ्लेविन, ये कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हैं जो बेसिकली म्यूटेशंस कॉज करते हैं। ठीक है बच्चे, अब देखो अगर कोई आपसे पूछे कि बायोलॉजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स कैसे हो सकते हैं, तो बायोलॉजिकल म्यूटाजेनिक एजेंट्स में आपने ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस का नाम सुना होगा। ये एक तरह का वायरस है जो म्यूटेशंस कॉज करता है, और फीमेल बॉडी में यही वायरस जो है ना सर्वाइकल कैंसर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन फीमेल बॉडी में क्या कॉज करता है, तो सर्विक्स में कैंसर कॉज करता है। ठीक है बच्चे, तो बेसिकली ये जो सर्विक्स में कैंसर कॉज करता है, ये म्यूटेशंस की वजह से ही ये कैंसर होता है। तो कौन सा वायरस है, ह्यूमन पॉपिलोमा वायरस। हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ वाले चैप्टर में। तो एक बात समझ में आया कि जो म्यूटेशन है बच्चे, वो एक तरह का क्या है, चेंजेस है। कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, डीएनए के सीक्वेंस में। डीएनए के सीक्वेंस में चेंजेस होने की वजह से बच्चे उस
ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या हो जा रहा है, वेरिएशंस आ जा रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, एक्सप्रेशन जो पर्सन के बॉडी के अंदर म्यूटेशंस हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल सिकल सेल एनीमिया की अगर आप बात करो तो सिकल सेल एनीमिया एक तरह का पॉइंट म्यूटेशन है, ठीक है। पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से आरबीसीज का लाइफ स्पैन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है, ठीक है। तो देखो बच्चे, अगर हम बात करें टाइप ऑफ म्यूटेशन, तो टाइप ऑफ म्यूटेशंस में इस म्यूटेशंस को दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया पॉइंट म्यूटेशन। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात मैं बता रहा हूँ, बायोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन बहुत सारे बच्चे ना इसे दूर भागने लगते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है ना बच्चे, जो मुझे समझ में आता है, क्योंकि जब आप किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेते हो ना, जब आपको इंटरेस्ट कब लोगे, जब वो सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा, और जब आपको वो सब्जेक्ट समझ में आने लगता है तो आप इंटरेस्ट लेने लगते हो। और बायोलॉजी के साथ प्रॉब्लम ये है ना बच्चे कि ये पूरा एक बिल्डिंग की तरह कॉन्सेप्ट जब बिल्ड करोगे ना बच्चे, तो धीरे धीरे आपको चीज़ें समझ में आएगी। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चे, वो क्लियर नहीं होता है, उसकी वजह से आगे की चीज़ उनको समझने में बहुत दिक्कत होती है। और जब टॉपिक समझ में नहीं आता है तो वो सब्जेक्ट से दूर होने लगते हैं, और जब दूर होंगे बच्चे तो क्या होगा, फिर मार्क्स कम आएंगे, घर वाले डांट लगाएंगे। तो आप इन सारे वीडियोस को देखो, समझो और अपने कॉन्सेप्ट को क्रिस्टल क्लियर करो, ठीक है। तो चलो टॉपिक पर आ जाओ, साथ में साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में अपने इस लिंक को शेयर करो, ठीक है बच्चों। चलो म्यूटेशंस की अगर हम बात करें तो पॉइंट म्यूटेशन है, और दूसरा है बच्चे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन को हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 पर, और चैप्टर नंबर 6 जो है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है। और ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे नीट्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड के एग्जाम्स में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अगर पॉइंट म्यूटेशंस में हम देखें एग्जाम्पल्स के तौर पे, तो जो सिकल सेल एनीमिया का केस है ना बच्चे, सिकल सेल एनीमिया का जो केस है ना, वो बेसिकली किसका एग्जाम्पल है, पॉइंट म्यूटेशन का। पॉइंट म्यूटेशन जो है वो सिकल सेल एनीमिया का केस है। ये बात समझ में आ रहा सभी को। अब देखो बेसिकली होता क्या है कि अगर हम एनेमिक की बात करें, एनीमिया की बात करें, तो होता क्या है कि आरबीसी का एक अपना फिक्स्ड लाइफ स्पैन है। अगर एक नॉर्मल आरबीसी को हम देखें तो इनका लाइफ स्पैन जनरली कितना है, 120 डेज, अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज है। लेकिन अगर किसी पर्सन को एनीमिया है, एनीमिया बेसिकली क्या होता है कि बॉडी में जब ब्लड का लेवल बहुत तेज़ी से डाउन हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं एनीमिक कंडीशन। और एनीमिक कंडीशंस में बेसिकली क्या है, सिकल सेल एनीमिया का अगर हम केस लेके चलें तो बेसिकली होता है क्या है कि यहाँ पर इसका जो लाइफ स्पैन है ना बच्चे, वो 60 डेज़ हो जाता है, 60 to 70 डेज़ या 60 to 65 डेज़ हो जाता है। मीन्स लाइफ स्पैन क्या हो गया बच्चे, कम हो गया। जब कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये सेल्स बहुत तेज़ी से इनका लाइफ स्पैन क्या हो जाएगा, ये क्या है बच्चे, लाइफ स्पैन। जब लाइफ स्पैन कम हो जाएगा तो आरबीसी का प्रोडक्शन का रेट तो वही है, लेकिन इनका लाइफ स्पैन कम होने की वजह से ब्लड के अंदर, मीन्स बॉडी के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंदर ब्लड का लेवल क्या होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इसी को हम बोलते हैं पर्सन क्या हो गया, एनेमिक हो गया, ठीक है। चलो इसको हम डिटेल्स में और देखेंगे आगे के टॉपिक्स में, और इन चीज़ों को आप थोड़ा सा और डिटेल में देखना बच्चे। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको सिकल सेल एनीमिया का अगर लेके चलूँ तो आप इसको ये अंडरस्टैंड करना कि जो सिकल सेल एनीमिया की अगर हम केस की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया में देखो, जब भी कोई डीएनए है तो बेसिकली होता क्या है कि डीएनए में 3 प्राइम टू 5 प्राइम की स्ट्रैंड है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की स्ट्रैंड है, और ये दोनों स्ट्रैंड आपस में क्या है बच्चे, कनेक्टेड है। तो एक स्ट्रैंड को हम क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये सारी चीज़ों को बहुत डिटेल में हमने बात किया है बच्चे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, और बहुत इजी लैंग्वेज में आपको एक सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। तो डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड है ना बच्चे, उसको पोलैरिटी से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। एक है स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम, दूसरी स्ट्रैंड है 5 प्राइम टू 3 प्राइम।
तो होता क्या है कि डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, जिसको हम टीसी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा। इस एमआरएनए की पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इस एमआरएनए से क्या बनेगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस चलेगा और यहाँ पर क्या बनेगा बच्चे, प्रोटीन बनेगी। तो इसी प्रोसेस को हम जनरली क्या बोलते हैं, सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये जो है ना बच्चे नॉर्मल केस है हीमोग्लोबिन का। अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें, आरबीसीज की बात करें, तो आरबीसीज में हीमोग्लोबिन के 2 पार्ट हैं। एक तो है बच्चे हीम और दूसरा है ग्लोबिन चेन। ग्लोबिन चेन में भी 2 तरह के पार्ट्स हैं बच्चे, एक को हम बोलते हैं अल्फा और दूसरे को बोलते हैं बीटा ग्लोबिन। तो जो सिकल सेल एनीमिया का केस है ना बच्चे, वो बीटा ग्लोबुलिन चेन्स में क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाता है। इसी चेन में क्या होगा बच्चे, म्यूटेशन हो जाएगा। और म्यूटेशन कौन सा होगा बच्चे, तो पॉइंट म्यूटेशन का केस होगा। यहाँ पर बात समझ में आ रही है। अब देखो होगा क्या कि नॉर्मल जो जीन है ना, जो ये CAG जीन है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, ये कोडिंग स्ट्रैंड है, और नीचे वाली क्या होगी बच्चे, टेम्पलेट होगी। तो बेसिकली होगा क्या कि जब यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस चलेगा, तो इस नॉर्मल वाले में एमआरएनए क्या बना बच्चे, CAC बना, और इससे प्रोटीन बनेगा। अब इस जीन से, इस एमआरएनए से जो प्रोटीन बना, उसकी कुछ ये सीक्वेंस है। ठीक है, अब होगा क्या, GAG जो है ना, वो जेनेटिक कोड जो है बच्चे, वो ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स बनाएगा। और ग्लूटामेट अमाइनो एसिड्स के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चे, अब होगा क्या कि जब इस नॉर्मल जीन में पॉइंट म्यूटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉइंट म्यूटेशन होगा बच्चे। तो पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से अब यहाँ पर होगा क्या कि जहाँ पर पहले ए था, एडेनिन था, वहाँ पर क्या आ जाएगा, थाइमिन। तो ये आपकी क्या थी बच्चे, कोडिंग स्ट्रैंड थी, और ये क्या थी बच्चे, टेम्पलेट स्ट्रैंड थी। अब होगा क्या कि जब ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस होगा, तो बनने वाला एमआरएनए का सीक्वेंस क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि थाइमिन आरएनए में प्रेजेंट नहीं होता, उसकी जगह क्या होता है, यूरासिल होता है। तो यहाँ पर बनना क्या चाहिए था, GAG, लेकिन बना क्या, GUG। तो अब इस एमआरएनए से ट्रांसलेशन का प्रोसेस होगा बच्चे, तो जो प्रोटीन बना ना बच्चे, तो आप 6th पोजीशन पर देखो, ग्लूटामेट की जगह क्या आ गया, वैलिन। और वैलिन जो है वो एक तरह का नॉन पोलर अमाइनो एसिड है। बात समझ में आई। तो ये जो बीटा ग्लोबुलिन की जो पॉलीपेप्टाइड की चेन है, बीटा ग्लोबिन पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है, इसके नॉर्मल फॉर्म में तो 6th पोजीशन पर क्या होता है, ग्लूटामेट होता है। लेकिन म्यूटेशंस होने की वजह से, पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से ये किस में कन्वर्ट हो गया, वैलिन में। ये किसकी वजह से हो रहा है, पॉइंट म्यूटेशन की वजह से हो रहा है बच्चे। तो पॉइंट म्यूटेशन होने की वजह से आप देख रहे हो कि एक सिंगल पॉइंट पर म्यूटेशन होने की वजह से इस जेनेटिक कोड से जो बनने वाला प्रोटीन, उसका नेचर चेंज हो गया। अब जब नेचर चेंज होगा बच्चे, तो बीटा ग्लोबुलिन पॉलीपेप्टाइड का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होने की वजह से ही जब ये रेड ब्लड सेल्स आरबीसीज मीन्स ब्लड वेसल्स में मूव करेंगी, तो इनका शेप कैसा हो जाएगा, सिकल्ड शेप हो जाएगा। इसका जनरली शेप कैसा होता है, बाइकॉनकेव होता है। बात समझ में आ रही है। तो सिकल सेल एनीमिया जो केस है, अगर इसको हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, तो जो आरबीसी है ना बच्चे, जो आरबीसी है, अगर हम नॉर्मल फॉर्म की बात कर रहे हैं, नॉर्मल की बात करें, तो इसका शेप कैसा होता है, बाई कॉनकेव शेप में होते हैं। ठीक है, लेकिन इसी आरबीसीज में जब म्यूटेशन हो जाएगा, म्यूटेशन कहाँ हो रहा है, बीटा ग्लोबिन चेन में। तो अब यहाँ पर जो सिकल्ड सेल आरबीसी है ना बच्चे, जो सिकल्ड आरबीसी है बच्चे, उसका शेप कैसा हो जाएगा, सिकल्ड शेप हो जाएगा, इलोंगेटेड हो जाएंगे, इलोंगेटेड हो जाएंगे। और ये कैसा है, म्यूटेंट टाइप है। ठीक है बेसिकली। तो आप देखोगे कि जब आरबीसीज इसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेंगी, ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो करेंगे, तो इनका स्ट्रक्चर्स क्या हो गया, सिकल्ड शेप। तो ये क्लम्प बना लेंगे, और क्लम्प बनाने के बाद जो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट हैं ब्लड वेसल्स में, तो इनसे टकराते हुए आगे जाएंगे, तो इनका लाइफ स्पैन और क्या हो जाएगा,
कम हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं। देखो इनका जो स्ट्रक्चर है ना बच्चे, बेसिकली अगर स्ट्रक्चर्स को देखो तो ये बाई कॉनकेव स्ट्रक्चर्स हैं। इनका जो शेप है कैसा है, बाई कॉनकेव है। लेकिन अगर इनके शेप को देखो तो इनका शेप कैसा हो गया बच्चे, इलोंगेटेड हो गया, इलोंगेटेड हो गया। किसकी वजह से, एक सिंगल पॉइंट पर म्यूटेशन होने की वजह से, एक सिंगल अमाइनो एसिड का चेंजेस होना है। और चेंजेस किस में हो रहा है, ग्लूटामेट से क्या बन जा रहा है, वैलिन बन जा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इन लेक्चर से काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, ताकि मैं और भी ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आपके लिए और भी बायोलॉजी को ईजी टर्म्स में लेकर के इस चैनल पर आऊँ। ठीक है बच्चों, तो आप अपने फ्रेंड सर्कल्स में इस चैनल्स के लिंक को शेयर कीजिए ताकि सभी का बेनिफिट हो। और साथ में साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि आपके पास जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय लवली ऑडियंस।